हेलो गुड इवनिंग टू एवरीवन। यह वीडियो स्पेशली केबीएस बच्चों के लिए बनाई गई है। आपका जो ब्लूप्रिंट आया है उस अकॉर्डिंग हमने इसमें वेरी शॉर्ट आंसर जो 4 चैप्टर आपको बताए गए हैं, जिन 4 चैप्टर में से आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर बनाए जाएंगे उसको इंक्लूड किया हुआ है। इसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट आंसर और प्लस लॉन्ग आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर की आपको वीडियोस दूंगा, एक वीडियो। ठीक है, ये आपकी सेकंड होगी, ये जो चल रही है फर्स्ट हो जाएगी वेरी शॉर्ट आंसर। उसके बाद एक मैं आपकी स्टोरी करवा दूंगा, ठीक है, और एक मैं आपके में मैप करा दूंगा। तो 4 वीडियो में आपका पूरा कवर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर ब्लूप्रिंट। जो आपके पेपर बनना है सेम उसी फॉर्मेट में हो जाएगा और आप ये 4 वीडियो देख के जाएंगे तो मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि आप 90% पेपर इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो स्पेशली ये वीडियो किन के लिए है, तो केवीएस में कहा तो आगरा रीजन के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो होने वाली। हालांकि सबके लिए हेल्पफुल रहेगी, पर इन 2 स्पेसिफिक चीज़ों को डिजाइन करके ये बनाई गई है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि आपके वाटर वाले चैप्टर से लिया गया है। व्हाट इज सुनामी? सुनामी क्या है? तो सुनामी इज अ जापानीज वर्ड, एक जापानी वर्ड है, दैट मीन्स हैवर वेव्स एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड वेन एवर देयर अ सुनामी। तो सबसे पहले तो सुनामी जो एक वर्ड है वो एक जापानीज वर्ड है, जापान से लिया गया है, और इसका मतलब है कि तबाह करने वाली वेव्स या बहुत खतरनाक जो वेव्स होती हैं उससे इसका मतलब है। आप जानते हो वेव्स क्या है, करंट क्या है, अभी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, अब डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर बस पढ़ने का टाइम है। तो आपको ये सब मैं बता चुका हूँ, जिसने नहीं देखा तो वो सर्च करके देख ले या बुक से पढ़ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग हाई टाइड्स। यहाँ पे टाइड्स है, हाई टाइड्स और लो टाइड्स आपको पढ़ाई हुई, टाइड्स 2 टाइप की होती हैं, हाई और लो। तो ड्यूरिंग हाई टाइड्स वेव्स राइज हाई एंड वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर। तो क्या होता है हाई टाइड्स, आपको याद होगी, जब अपने पानी अपने सबसे पीक पे हो, सबसे ऊपर हो, हाइट पे हो, तो क्या होता है हाई टाइड्स होती हैं, और जब सबसे लो हो, पानी अपने सबसे निचले स्तर पे आ जाए तो लो टाइड्स होती हैं। कैसे बनती हैं, कैसे इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, ये सब हम लोग पहले समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय सैलिनिटी? अब सैलिनिटी क्या है तो आप सब जानते हो कि जो हमारा ओशियन वाटर है वो सॉल्टी होता है, उसी को हम लोग सैलिनिटी बोलते हैं। तो सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ द वाटर। यानी आप किसी ओशियन से 1000 ग्राम वाटर निकालें, 1000 ग्राम वाटर निकालें, और उसमें जो सॉल्ट की मात्रा होगी, है ना, कॉमनली सॉल्ट की मान लो मात्रा यहाँ पे 400 है, तो कितना सैलिनिटी है, तो आप बताएंगे 400 सैलिनिटी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशियंस? तो ये होती है 35, मतलब हर 1000 ग्राम पानी में आपको 35 ग्राम सॉल्ट जरूर मिलेगा, ठीक है ना, ये एवरेज होती है। आगे देखिए, What is terrarium? It is an artificial enclosure for keeping small house plant. आप सबको बताया था ऐसे कांच का जार होता है, उसमें नीचे आप कुछ पत्थर रखेंगे, फिर मिट्टी डालेंगे, फिर उसमें पौधे लगाएंगे, पानी छिड़केंगे, वही वाली चीज पूछी गई है। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल एनक्लोजर है फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट, घर में छोटे पौधे के लगाए जाते। अच्छा, इससे क्या सीखने को मिलता है, तो इससे आपको वाटर साइकिल कैसे वर्क करती है ये समझने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विच टाइप ऑफ वाटर डू द ओशियन बॉडीज एंड द सीज कंटेन? तो आप सब जानते हैं सॉल्टी वाटर लेके चलते हैं ओशियंस, कैसा सॉल्टी वाटर है ना, खारा पानी। व्हाट डू यू मीन बाय द बैलेंस रिपोर्ट? अब यहाँ पे चैप्टर चेंज हो गया, अगला चैप्टर जो आपका मल्टीमीडिया वाला है, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, उससे लिया गया है। आपसे पूछा गया है कि जो हम बैलेंस रिपोर्ट बोलते हैं, बैलेंस रिपोर्ट क्या है? तो आप बैलेंस रिपोर्ट इज one that discuss all point of view of a particular story and then leave it to the readers to make up their mind। क्या होता है, देखो बैलेंस रिपोर्ट, अब बैलेंस जैसा आप समझते हैं नाप तोल के मतलब सही हो सब कुछ, तो यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाते हैं आप किसी स्टोरी को लेके या किसी खबर को लेके, तो आप उसमें सारे जितने भी पॉइंट हो सकते हैं तो उन सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं, उसके बारे में अपने थॉट्स देते हैं, और फिर जो पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि अपने जो पत्रकार होते हैं वो अपने थॉट्स लिखते हैं किसी भी स्टोरी या न्यूज़ के बारे में, उसको आप पढ़ते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। उसके बाद आप अपने माइंड में कुछ क्रिएट करते हैं उसको लेके कि हाँ ये बात सही है, गलत है, या उस पॉइंट ऑफ व्यू को आप कैसे ले सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है, बैलेंस रिपोर्ट कहलाती है। तो एक बार फिर से इसका आंसर पढ़ लेंगे। अब बैलेंस रिपोर्ट इज वन ऑफ दैट डिस्कस ऑल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोरी एंड देन लीव्स इट टू द रीडर्स, और रीडर्स के लिए छोड़ देते हैं, क्यों, टू मेक देयर माइंड, टू मेक अप देयर माइंड, कि भाई अपना माइंड बनाए किस खबर को उन्हें किस तरीके में किस वे में लेना है। Why are some advertisement so
रैपिडली ऑन द टेलीविजन स्क्रीन। अब ये तो कॉमनली बात है, आप सब देखते होंगे ऐड अपनी टीवी पे जो रैपिडली आती हैं, जैसे क्रिकेट मैच के बीच में आप देखते हो स्पेशली रैपिडली आती है, तुरंत क्विक क्विक एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है। तो पूछा गया है क्या है, तो सेम एडवर्टाइजमेंट आर सो रैपिडली ऑन द टेलीविजन स्क्रीन जस्ट टू मेक पीपल्स माइंड टू गो आउट एंड बाय व्हाट इट एडवर्टाइज। है ना, सिंपल सी बात है, क्यों दिखाई जाती है, वो अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं जिससे आप उनके प्रोडक्ट को खरीदें। आप तमाम ऐड देखते होंगे यूट्यूब पे भी और टीवी पे भी, वो ऐड क्यों दिखाई जा रही हैं कि आप जो वो प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं वो आप उसको खरीद सकें। जैसे कई सारे प्रोडक्ट आपने देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी वन पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ टेलीविजन। जो आप टेलीविजन टीवी देखते हैं इसका एक पॉजिटिव बताना है, ठीक है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। तो आपसे एक पॉजिटिव पूछा गया है, तो टेलीविजन हैज इनेबल अस टू थिंक ऑफ अवरसेल्फ एज मेंबर ऑफ अ लार्ज ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, तो जो लार्ज ग्लोबल इतना बड़ी हमारी दुनिया है उसके बारे में क्या चल रहा है या क्या हो रहा है उसके बारे में हमें सोचने समझने देखने की क्षमता देता है कौन, टेलीविजन। है ना, हम आज कैसे पता चलते हैं कि हमारे फॉरेन कंट्री में क्या चल रहा है, हमारे पीएम कहाँ गए, ये सब हम किसके थ्रू पता कर रहे हैं, तो टेलीविजन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन वन वे विच द मास मीडिया अर्न मनी। अब मास मीडिया जो है, जो मल्टीमीडिया के अंडर में ही आता है, ये अपने पैसे या मनी जनरेट कैसे करता है, तो कैसे करता है आप देखिए, यूट्यूब देखिए, आज आज आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख लीजिए, टीवीज को देख लीजिए या फिर आप न्यूज़पेपर देख लीजिए, पैसा कमाने का एक ही तरीका वो है एडवर्टाइजमेंट। न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट आती है, यूट्यूब पे भी ऐड आती है और टीवी पे भी ऐड आती है। तो द मास मीडिया अर्न मनी बाय एडवर्टाइजमेंट। डिफरेंट थिंग्स लाइक कार की हो सकती है, क्लॉथ की हो सकती है, टी की हो सकती है, तमाम चीजें होती हैं जो कि आती रहती हैं। तो किससे मिलते हैं पैसे, मनी जनरेट कहाँ से होती है, तो आपके एडवर्टाइजमेंट से। आगे देखिए, नेम वेरियस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन मतलब दो लोगों के बीच बातचीत या खबरों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, है ना, थॉट्स को एक्सचेंज करना क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। तो देखिए, रेडियो के थ्रू हो सकता है, टेलीविजन के थ्रू हो सकता है, न्यूज़पेपर के थ्रू हो सकता है और इंटरनेट और सोशल मीडिया जो आपका है उसके थ्रू आप लोग अपने थॉट्स एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द वर्ल्ड मीडिया मीन। अब यहाँ पे कहा वर्ड है जो मीडिया, जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, तो देखिए, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, सोशल मीडिया, सेवरल अदर्स फॉर्म, कई सारी और भी चीज़ें हैं ऑफ कम्युनिकेशन आज कलेक्टिवली नोन एज मीडिया। जो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों से क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों से हम कम्युनिकेशन करते हैं, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, और इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, तो मीडिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेंगे। मैं फिर से पढ़ के बताता हूँ, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, द इंटरनेट एंड द सेवरल अदर्स फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आर कलेक्टिवली नो एज मीडिया। तो इन सबको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, मीडिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, व्हाट लीड्स द पॉल्यूशन ऑफ द रिवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया, ये अमेजॉन रिवर वाले से आ गया है ना, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन वाला आपका चैप्टर जो आना है शॉर्ट क्वेश्चंस में, उससे लिया गया है। तो आपसे पूछा गया पॉल्यूशन रिवर्स में क्यों हो रहा है। ठीक है, तो द वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज इज डिस्चार्ज इनटू द रिवर। ये आप छोटे से पढ़ते आए हैं कि जो वेस्ट वाटर होता है ना, वेस्ट हो जाता है, जो बर्बाद हो जाता है, जैसे फैक्ट्रीज में होता है या घर में होता है, उसको हम लोग कहाँ डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो रिवर्स में पहुंच रहा है, नाली के थ्रू नालों में जाता है, फिर बड़े नालों में पहुंच के लास्ट में जाके कहाँ पहुंच जाता है, तो रिवर्स में वो पहुंच जाता है। इस वजह से हम लोग की जो रिवर्स है वो लगातार पॉल्यूट होती जा रही है, लगातार उनमें पॉल्यूशन हो रहा है। दिस लीड्स टू द पॉल्यूशन ऑफ द रिवर्स। ओके, व्हाट लीड द पॉल्यूशन ऑफ द रिवर्स, ये सेम क्वेश्चन आ गया है, वही है, द वाटर वेस्ट फ्रॉम दीज टाउन्स एंड इंडस्ट्री डिस्चार्ज इनटू द रिवर। नेक्स्ट देखिए, हाउ एंड व्हाई आर टेरेस बिल्ट। अब टेरेस क्या है, तो मैंने आपको बताया था, ऐसे स्लोपी एरिया है तो इसको ऐसे काट काट के टेरेस के फॉर्म में यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए बना लेते हैं, टेरेस फॉर्म। याद होगा जिन्होंने वो चैप्टर फुल वाला चैप्टर पढ़ा है मुझसे, मैंने वीडियो डाली थी तो उन्हें पता होगा। तो ऐसे क्या करते हैं कि यहाँ पे इस स्लोपी एरिया पे पॉसिबल नहीं है कल्टीवेशन करना, तो ऐसे स्लोप से में इसको काट लेते हैं। तो देखिए, टेरेस आर बुल्ट ऑन स्टीप स्लोप, टेरेस आर बुल्ट ऑन स्टीप स्लोप, जो है स्टीप स्लोप है इस पे बनाए जा रहे हैं टू क्रिएट फ्लैट सरफेस। अब फ्लैट सरफेस आप कहेंगे कैसे, तो मान लो ये है ये ऐसा, अब इसको हमने ऐसे काट दिया। ओके, अब इसको मैं दूसरे कलर से कर देता, ऐसे जब हम इसको काट देंगे तो आप देख पा रहे होंगे कुछ एरिया, ये वाला ये फ्लैट हो गया, ये फ्लैट हो गया,
ये फ्लैट हो गया, ये फ्लैट हो गया, तो इन पे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो आंसर होगा टेरेस आइल बुल्ट ऑन स्टीप स्लोप्स टू क्रिएट फ्लैट सरफेस ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रो। तो फ्लैट सरफेस हम बनाते हैं जिससे हम लोग वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो कर पाए, कल्टीवेशन वहाँ पे कर पाए। व्हाट डू द पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट ग्रो। अब रेन फॉरेस्ट के पीपल्स क्या ग्रो करते हैं, ये उसी चैप्टर का क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स का। तो दे ग्रो टेपिकोआ, ये मैं बताया था, दिखाया भी था आपको इमेज से। पाइनएप्पल आप सब जानते हो, और स्वीट पोटैटो, ये तीन मोस्टली वहां पे कल्टीवेशन की जाती है क्रॉप्स। ये याद रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन ग्रो इन द अमेजोन फॉरेस्ट। जो आप पढ़ के आए थे अमेजोन फॉरेस्ट, वहां पे कैसी टाइप की वेजिटेशन होती हैं, तो ओनली सैड टॉलरेंट वेजिटेशन ग्रो हेयर, ओनली सैड टॉलरेंट। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास 2 से 3 दिन है, और मुझे 2 से 3 दिन में मैं पूरा आपको कवर करा दूंगा, इसलिए मैं अब एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं, अब बस मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर बताऊंगा, और जहां जरूरी होगा वहां एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पूरे चैप्टर में, तो जिनको नहीं आ रहा है समझिए, वो ओनली इतना याद रखना है, सेट टॉलरेंट, काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज चौथ। यहाँ पे फिर चैप्टर अब चेंज हो गया है ना, ये 18 सेंचुरी वाले पे आ गए हम लोग। तो 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू क्लेम्ड बाय जमींदार वाज नो एज चौथ। एक वर्ड है चौथ, जो कि स्पेशली साउथ में था, वहां एक टैक्स कलेक्ट करते थे, उसको चौथ बोला जाता है। चौथ का मतलब होता है 1/4, है ना, 1/4 से क्वार्टर को चौथ बोलते हैं हिंदी में। तो मतलब अगर आप 100 रुपए की कमाई करते हैं, 100 बोरे कोई कल्टीवेशन ग्रो करते हैं या किसी क्रॉप को उगाते हैं, तो उसका 1/4 मतलब 25% कौन ले जाएगा, तो जमींदार ले जाएगा टैक्स के रूप में। तो यही क्या कहलाती है, चौथ कहलाती है। तो 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू क्लेम्ड बाय जमींदार वाज नो एज चौथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज सरदेशमुखी, व्हाट वाज सरदेशमुखी। तो देखिए ये भी एक रेवेन्यू ही था। 9 to 10% ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेड टू द हेड रेवेन्यू कलेक्टर इन द डेक्कन वाज नोन एज सरदेशमुखी। अब जो आपका डेक्कन वाला ये पार्ट है, आप सब जानते हो कि डेक्कन प्लेटू है, यहाँ पे आप मान के चलिए कि 10% आपको एक लैंड का रेवेन्यू देना पड़ता था, जो कि कलेक्ट किया जाता था, ठीक है, उसको क्या बोलते थे, सरदेशमुखी। और जो आप जमींदार आपसे लेता था 25%, वो क्या था, चौथ था। चौथ से याद रखिए 1/4। अंडर हुज लीडरशिप द जाट बिकम पावरफुल। जो जाट थे वो पावरफुल किसकी लीडरशिप में बने, ऐसा कौन सा पावरफुल किंग था, तो द जाट बिकम पावरफुल अंडर द लीडरशिप ऑफ चूरामन। एक चूरामन था, बहुत पावरफुल किंग था जाटों का, इसके अंडर में जो जाट थे वो ग्रो हुए, पावरफुल बने थे। हु वॉज शिवाजी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको शिवाजी के बारे में पता होना चाहिए। अभी एक इनके इनके ही संभाजी जो इनके पुत्र थे, उनके ऊपर मूवी भी आई है छावा, उसको भी आप लोग जरूर देखना है एग्जाम के बाद, जो मूवी आई है अभी छावा, है ना, आपको पूरा पता चलेगा शिवाजी क्या है और उनके लड़के क्या थे। तो शिवाजी वाज द फाउंडर ऑफ द मराठा किंगडम। जो मराठा किंगडम था, मराठा एम्पायर था, उसके कौन थे, फाउंडर थे, उन्होंने इसकी नींव रखी थी, उन्होंने बनाया था, इसके पहले राजा थे। आगे देखिए, हाउ वर पीजेंट एंड पेस्टोरॉइड्स इंपॉर्टेंट फॉर शिवाजी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिवाजी के लिए जो किसान थे और जो वहाँ के ट्रेडर्स वगैरह थे वो क्यों इंपॉर्टेंट थे। पीजेंट एंड पेस्टोरॉइड्स प्रोवाइडेड द बैकबोन ऑफ द मराठा आर्मी। अब मराठा आर्मी की ये बैकबोन थे, मतलब रीढ़ की हड्डी थे। क्यों थे, तो शिवाजी यूज्ड दीज फोर्स टू चैलेंज द मुगल्स इन द पेनिसुला। पेनिसुला क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऐसी लैंड का टुकड़ा जो 3 साइड में जिसके पानी हो, 3 साइड वाटर हो और एक साइड लैंड हो। जैसे कि आप देखते हो हमारा ये जो इंडिया है ना, साउथ इंडिया, ये एक पेनिसुला है। यहाँ पे देखिए अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ से ये लैंड है। तो ये वाला जो एरिया है वो पेनिसुला इंडिया कहलाता है। इस इंडिया में जब आपके मुगल्स ने अटैक किया, तो यहाँ के लोग, जो लोकल लोग थे, पीजेंट्स थे, ये सब किसके सपोर्ट में थे, तो शिवाजी के सपोर्ट में। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद करके जाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, वेयर डिड सवाई राजा जय सिंह फाउंड हिज न्यू कैपिटल। आपको चैप्टर में पढ़ाया था, जो राजपूत राजा थे सवाई राजा जय सिंह, उन्होंने कहाँ पे अपनी, तो एक जयपुर है, जयपुर इन्हीं का बसाया हुआ है। वैसे जो जयपुर है ना, जो जयपुर आज आप लोग शहर सुनते हैं, वो इन्हीं ने बसाया था, इन्हीं ने उसको बसाया हुआ था। तो उन्होंने अपनी नई कैपिटल बनाई थी वहां पे जयपुर में, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि सवाई राजा सिंह
राजा जय सिंह ने अपनी न्यू कैपिटल कहाँ बनाई थी? तो जयपुर में बनाई थी। और ये अपना किंगडम कहाँ था इनका? तो राजस्थान में था। राजस्थान में राजपूत रहे हैं, जो राजस्थान है वो राजपूतों का ही है। वॉट वॉज द जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ अवध? इट्स अ वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसके बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपसे पूछ लिया जाए। जो अवध है प्रेजेंट में, जैसे आप सुनते हो ना अवध के राजा, मतलब अयोध्या वाला जो प्रेजेंट में पार्ट है, अयोध्या फैजाबाद, इसको अवध के नाम से जाना जाता था। तो इन्होंने कहा ये क्यों इंपॉर्टेंट था, और इम्पोर्टेंट भी आपको होता है जियोग्राफिकल भी और इकोनॉमिकल भी। तो देखिए, अवध वाज आ प्रॉस्पेरस रीजन, क्यों था? कंट्रोलिंग द रिच एलुवियल गंगा प्लेन एंड द मेन ट्रेड रूट बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड बंगाल। देखिए अब यहाँ पे क्या था, जो अवध का जो रीजन था, सबसे पहली चीज यहाँ से गंगा जी निकली थी, ठीक है। अब आपको भी पता है जहाँ से गंगा यमुना का दोआब बनाती हैं वो जगह हमेशा फर्टाइल रहती है, तो वहाँ पे कल्टीवेशन अच्छे से कर सकते हैं, है ना। अब जहाँ कल्टीवेशन अच्छा होगा तो वहाँ पॉपुलेशन भी अच्छी होगी। तो ये ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस इसकी हो गई। अब आपसे पूछा गया इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए अगर आपको नॉर्थ इंडिया है ना जो हमारा, अगर आपको यहाँ पे नहीं बन पाएगा क्योंकि स्क्रीनशॉट है, तो आपका जो नॉर्थ इंडिया है, मान लो सपोज दैट ये वाला इंडिया है, अब यहाँ से आपको इस पश्चिम बंगाल वाले, पहले ये बंगाल भी हमारा था, तो ये बंगाल भी हमारा था, तो इसको भी इंक्लूड कर दें। अब यहाँ को आपको यहाँ से जाना है, तो जहाँ से निकलना पड़ता, तो बीच में यहाँ क्या पड़ता था? अवध, बीच में पड़ता था अवध। तो अवध एक इम्पोर्टेंट रूट था हमारे नॉर्थ इंडिया, और किसको कनेक्ट करता था? बंगाल वाले पार्ट को कनेक्ट करता था। अब नॉर्थ इंडिया से कोई सामान है जो आपको बेचना है बंगाल में, तो आपको अवध को होकर निकलना पड़ता था। तो ये हो गया इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, है ना। अब ये शॉर्ट आंसर है, तो आपको एक एक पॉइंट लिखना है। और ज्योग्राफिकल क्या है, तो यहाँ से गंगा नदी निकलती है, इसलिए कल्टीवेशन अच्छा होता है। एक बार इसको प्रॉपर वे में पढ़ लेते हैं। अवध वाज आ प्रॉस्पिरस रीजन कंट्रोलिंग द रिच एल्यूवियल, ये एक सॉइल है, ठीक है, ये क्या है? सॉइल है, जिसको हिंदी में जलोढ़ बोलते हैं, है ना, जो जल लाती है अपने साथ बालू टाइप की, वहां पे बहुत अच्छा कल्टीवेशन होता है। गंगा प्लेन एंड द मेन ट्रेड रूट, किस किस के लिए? मेन ट्रेड रूट मतलब सामान ले जाने के लिए, बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड द बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द 3 स्टेट दैट वर carved out of the old Mughal province in the 18th century. It is also a most important question. तो 3 प्रोविंस दो इनकी थी, अवध थी, बंगाल थी और हैदराबाद। अवध, बंगाल और हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ औरंगजेब्स लॉन्ग वॉर इन द डेक्कन। अब डेक्कन प्लेटू मैंने अभी हाल आपको बना के बताई थी, वहां पे आपको भी पता है जो औरंगजेब, जब मैंने मुगल वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था तब बताया था कि औरंगजेब ने लगातार वहां पे कैंपेन चलाए थे। वो चाहता था कि साउथ इंडिया को कैसे भी कब्जा कर लें, पर पूरी तरह से कभी कर नहीं पाया। उसी के बारे में पूछा है, द मिलिट्री एंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ हिज एम्पायर गॉट दिस डिप्लेक्टेड। जब उसने लगातार वहां पे कैंपेन चलाए तो देखिए उसकी आर्मी को भी लॉस हुआ, क्योंकि अब सिंपल सी बात है, कैंपेन चलेंगे तो लोग मरेंगे आर्मी वाले। इसके अलावा जो उसका रिसोर्सेज थे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, उन पे भी असर हुआ। तो ये आपके जो वेरी शॉर्ट आंसर आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 4 चैप्टर बताए गए हैं, उनकी मैंने कंप्लीट करा दी। आपको 90% क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। इसके बाद जो हम आपको थोड़ा सा बता दें, अगली वीडियो में एक काम करता हूँ, कल आपको अगली वीडियो दे दूंगा 26 को, उसमें आपको मैं शॉर्ट आंसर जो आपके पूछे गए हैं और लॉन्ग आंसर, ओके, इन दोनों को करा दूंगा। उसके बाद एक में मैं आपकी स्टोरी करा दूंगा और एक में मैं आपके मैप करा दूंगा, ठीक है। आज कौन कितनी है? 26 को आपको ये मिल जाएगी, 27 को ये मिल जाएगी और 28 तक आपको मैप मिल जाएगी। मैप की छोटी सी वीडियो होगी तो आप जल्दी भी देख लेंगे। और शायद फर्स्ट को आपका, जिनके लिए झांसी वालों की बात हुई, फर्स्ट का आपको पेपर है, तो आप लोग उससे पहले ये 4 वीडियो देख जाएं, हेल्पफुल आपके लिए रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।